नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम सीएम कौन में आपका स्वागत है। हम 3 राउंड की चर्चा कर चुके हैं, अब चौथे राउंड पे आप पहुंचे हैं। चौथे राउंड के लिए पोलिंग 23 फरवरी को होने वाला है। इस राउंड में क्या कुछ हो सकता है, अब तक 3 राउंड में क्या कुछ हुआ है, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी है, उसकी एक एनालिसिस की, उसकी विवेचना की है और उसके आधार पे हमने आपको सोचने के लिए मजबूर किया है कि चुनाव की दिशा किस तरफ जा रही है, हवा क्या है, क्या कोई लहर है या लहर नहीं है, क्या बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, क्या समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, क्या योगी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, क्या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं और क्या मायावती को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, क्या है प्रियंका गांधी का फिनोमिनन। हमने ये सारी चीजें आपके सामने रखी हैं। अब चौथे चरण पर आ गए। चौथा चरण जिसको अवध का चरण कहते हैं, यानी इस इलाके में अवध और अवध मशहूर अवध, वो अवध जिसे गंगा जमुनी तहजीब का इलाका कहते हैं, वो अवध जिसकी अपनी एक अलग संस्कृति है। तो क्या कुछ हो सकता है इस इलाके में, हम फिर बात करेंगे कार्तिकेय बत्रा से, जो वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी में है और बहुत ही खूबसूरत शर्ट पहन के इस वक्त हमारे पास बैठे हुए हैं और स्माइल भी कर रहे हैं। मैंने भी सोचा कुछ जाके मैं 1-2 शर्ट खरीद लाऊं, मैंने खरीदी भी है। अब 1-2 दिन के अंदर मैं भी उसका प्रदर्शन करूंगा। मैं कार्तिकेय को देख के मैं थोड़ा उत्साहित हो गया हूं। तो कार्तिकेय भाई मैच करके पहनेंगे। तो कार्तिकेय, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि भाई इस इलाके की खास बात क्या है, यहाँ पे कितनी सीटें हैं, कितनी आरक्षित हैं, कितने जिले हैं। जी आशुतोष जी, अब ये जो अगला चरण जा रहा है चुनाव में, इसमें आप देखेंगे कि 9 जिले और इसमें से 2 तराई के जिले, खीरी और पीलीभीत। खीरी तो हम सब जानते हैं, न्यूज में था काफी समय। फिर अवध के काफी सारे कोर जिले आ जाते हैं, सीतापुर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई। फिर दोआब के इलाके में फतेहपुर, और जो बुंदेलखंड का के 2 जिले रह गए थे उसमें से एक जिला बांदा। कुल मिला के 59 सीटें हैं, 9 जिले हैं और इसमें से 16 आरक्षित सीटें हैं। और इस चरण में इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर जिले की एक थीम है, लगभग हर जिले की एक थीम है। मसलन अगर आप शुरू करें खीरी से, तो खीरी में हम जानते हैं वो जो अजय मिश्र टैनी साहब के सुपुत्र के हाथों जो कांड हुआ। फिर पीलीभीत में वरुण गांधी जी का विद्रोह चल रहा है। अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ तो राजधानी है, अर्बन सेंटर है। कहते हैं कि देखिए अर्बन सेंटर में बीजेपी का काफी अच्छा प्रभाव होता है। रायबरेली जो कि कांग्रेस का अभी तक का आखिरी गढ़ है उत्तर प्रदेश में, वहां भी चुनाव हो रहा है। हरदोई, हरदोई से एक लीडर आते हैं नरेश चंद्र अग्रवाल साहब। आईपीएल में एक क्रिकेटर हैं एरन फिंच, जो लगभग हर टीम से खेल चुके हैं। तो नरेश चंद्र अग्रवाल उत्तर प्रदेश के एरन फिंच हैं, या एरन फिंच ऑस्ट्रेलिया के आईपीएल के नरेश चंद्र अग्रवाल है। ये कंफ्यूजन है कि वो 3 पार्टियां बदलकर अब आखिरी अपनी चौथी पार्टी में आए हैं। तो हर जिले की अपनी अपनी एक थीम है और इंटरेस्टिंग होने वाला है चुनाव, क्योंकि बहुत कुछ लोकल फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। पहले हमारे इस इलाके की डेमोग्राफी क्या है। इस इलाके में जैसे कि अभी तक हमने जो पहले चरण की बात की तो उसमें जाट फैक्टर के बारे में बातचीत की, दूसरे चरण की बात की तो हमने कहा कि भाई ये तो मुस्लिम फैक्टर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है, 37% मुस्लिम है। तीसरे चरण में जब आए तो हमने कहा नहीं ये तो यादव बेल्ट है। हालांकि हम इस शब्द को बहुत पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कहा गया कि हाँ यादवों का बहुत वो दबदबा है। और किसी ने कहा कि आलू बेल्ट है, अगर आपको आलू बेल्ट है किसी ने कहा। जी 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 तो जी। अब ये कौन सा बेल्ट है, ये जो जी, चौथा चरण है किसका बेल्ट है ये सामूहिक बेल्ट है, ये सबका बेल्ट है। तो यहाँ पे सब तरह के आपको लोग मिलेंगे। अगर हम बात करें कि अवध की एक, जब आप ये कह रहे हैं कि सब तरह के मिलेंगे, इसका मतलब किसी एक जाति का डोमिनेंस यहाँ नहीं मिलेगा, ये आप कहना। मतलब रीजन, कुछ सीट बाय सीट, जिला बाय जिला मिल जाएगा, लेकिन कोई पट्टी ऐसा नहीं है या कोई बेल्ट इसको आप नहीं बोल सकते एब्सोल्यूट टर्म्स में। लेकिन कुछ खास इसमें डेमोग्राफिक्स फिर भी हैं। मतलब अब इस एरिया में आकर जो मुस्लिम पॉपुलेशन की संख्या है वो फिर थोड़ी सी बढ़ जाती है, अगर आप उसको कंपेयर करें पिछले कुछ जो पिछला चरण था उसके कंपैरिजन में। 27% शेड्यूल्ड कास्ट है, 17% मुस्लिम है। लेकिन अब शेड्यूल्ड कास्ट के कॉम्पोजिशन में यहां पर अंतर आ जाता है कि देखिए आम जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुए थे तो वहां पर अगर आपको याद होगा तो शेड्यूल्ड कास्ट की संख्या में 70% शेड्यूल्ड कास्ट जाटव समाज के थे। लेकिन अब इस इलाके में केवल 40% जो शेड्यूल्ड कास्ट है वो जाटव है, और एक बहुत ही अहम जाति यहां पर आके जुड़ जाती है, वो है पासी जाति। लखनऊ के आसपास खासकर की बहुत अहम जाति ये बन जाती है। और जो
एक मंत्री भी हैं मोदी जी की कैबिनेट में, कौशल किशोर, जो मोहनलालगंज से पार्लियामेंटेरियन है। मोहनलालगंज लखनऊ के ही जिले में आता है। तो वो इसी समाज से आते हैं। वो एक समय पर योगी जी के काफी बड़े डिट्रैक्टर माने जाते थे, लेकिन आज वो मोदी जी की कैबिनेट में है। धोबी समाज भी है शेड्यूल्ड कास्ट में, कोरी समाज भी है। तो ये 4 समाज मिला के शेड्यूल्ड कास्ट समाज का 90% बनाते हैं। 40% जाटव हो गए, 40% पासी हो गए, और धोबी कोरी मिला के एक और 10%, और बाकी अन्य छोटी छोटी जाति 10% बनाती हैं। अब यहाँ पर अपर कास्ट भी है, क्योंकि देखिए ये इलाका वो इलाका है जहां पर तालुकदारी होती थी, जहां पर जमींदार होते थे। तो यहाँ पर ब्राह्मण है, राजपूत है, वो क्षत्रिय, अपना ये वैश्य है, ये सब तो है ही। अगर हम बैकवर्ड कास्ट की बात करें तो यहाँ पर कुछ पॉकेट्स में कुर्मी बहुत अहम हो जाते हैं। तो अगर आप कैंडिडेट्स की लिस्ट देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि बहुत सारे कुर्मियों को उतारा गया है। गंगवार, पटेल, वर्मा, यादव भी हैं ठीक ठाक संख्या में, मौर्य शाक्य भी हैं, और तराई इलाके में खासकर काफी अच्छी संख्या में कुछ सीटों में मौर्य शाक्य हैं। लोध राजपूत भी फैले हुए हैं, और लोध राजपूत जैसा कि हम कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ अभी भी खड़े हुए हैं कल्याण सिंह के समय से। राजभर भी अब यहाँ पे एंट्री मारते हैं। 2 सीटें इनफैक्ट इस चरण में राजभर पार्टी लड़ रही है। निषाद हैं, जहां जहां आप नदी के साथ होंगे वहां पर निषाद होंगे। लेकिन ऐसा कोई एक डोमिनेंट कास्ट इस इलाके को पूरा कवर नहीं करता, अलग अलग स्कैटर्ड हैं, और इसलिए चुनाव काफी लोकल जातिगत समीकरण के आधार पर बनता है। बिल्कुल। अब चूंकि आपने एक ऐसी बात कह दी कि यहाँ पे दलित 27% है, मुस्लिम 17% के आसपास है, तो क्या ये माना जाए कि इस इलाके में मायावती का असर सबसे ज्यादा होने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा दलित यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं? अगर आप, मुझे नहीं पता कि आपने ये देखा या नहीं, बट मैंने जो आज सुबह जब यहाँ पे न्यूज खोला तो मेरे हेडलाइन था कि अमित शाह जी ने बोला है कि बीएसपी अभी भी रेलेवेंट है और मुस्लिम भी उनके लिए वोट करेंगे। तो ये अगर संकेत है तो ये आपको कुछ बता रहा है कि इस इलाके में वापस आके दलित वोट बेस है। लेकिन अब बात वही है आशुतोष जी कि पासी समाज कहां जाएगा। कि अगर हम उसी थ्योरी पे चल रहे हैं कि नॉन जाटव दलित बीजेपी की ओर जा रहा है, तो पासी समाज में अगर तो टूटन हो जाती है और ये वोट स्प्लिट हो जाता है तो बीजेपी को काफी नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर पासी समाज एक मुश्त बीजेपी के पीछे खड़ा रहता है तो उन्हें कहीं ना कहीं फायदा भी हो सकता है। लेकिन 27% शेड्यूल्ड का, 17% मुस्लिम, अगर ये वोट एक मुश्त मायावती जी के पीछे लग जाता तो निसंदेह उनको बहुत फायदा होता। और पहले भी जो उनकी परफॉर्मेंस इस इलाके में रही है वो इसी कारण से ही रही है कि ये कंसोलिडेशन ठीक ठाक संख्या में हुआ। लेकिन अब सवाल ये है, क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट अपने आप में फ्रैगमेंटेड है, इस इलाके में कौन सा चंक कितना किसकी तरफ जाएगा ये डिसाइड करेगा कि बीएसपी और बीजेपी और समाजवादी पार्टी कितना अच्छा है कितना बुरा करती है। कार्तिक जो बात कह रहे हैं उसको मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। कार्तिक ने कहा कि दलित तबका यहाँ पे 27% है, और दलितों में जाटो जो समाज है वो 40% से थोड़ा कम है, और पासी समाज 40% से थोड़ा ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि ये दोनों जातियां, जो दलितों की जातियां हैं, वो तकरीबन 80% के आसपास है। इनमें से जो जाटव समाज है वो ट्रेडिशनली, परंपरागत तौर पर मायावती और बीएसपी का बहुत क्लोज एलाई रहा, उनका सामाजिक आधार रहा है। और दलित मूवमेंट जो मायावती और बीएसपी के साथ है उसमें जाटव ने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई थी और सॉलिडली मायावती के साथ रहे। लेकिन जो पासी समाज, उसके बारे में यह कहा जाता है कि वो बीच में भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो कार्तिक जो बात कह रहे हैं, कहने का मतलब यह है कि क्या इस इलाके में जो 40% पासी समाज है, क्या वो बीजेपी के साथ बना रहेगा या उसमें टूटन होगी? अगर टूटन होगी तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। इसको मैं और सिंप्लीफाई कर दूं मैथ के लिए। अगर 100 लोग हैं, 100 में से 27 शेड्यूल्ड कास्ट हैं, हर 100 व्यक्ति में से, उस 27 का 40%, लगभग 10 से 12 जाटव होगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा पासी होगा, और तकरीबन 10% माने 3 लोग मिलाकर धोबी और कोरी होंगे, और बाकी जो अन्य शेड्यूल्ड कास्ट है। तो ये गणित ऐसे बैठता है। जो बाकी 73 लोग रह गए उनकी अलग ओबीसी, मुस्लिम, वो उस कैटेगरी में, और अपर कास्ट हिंदू कैटेगरी में आए। तो ये समझिए अब आप कि मायावती को वोट पड़ रहा है, ये कह रहे हैं अमित शाह, और मुसलमान की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो अगर ये 27% दलित और 17% मुस्लिम अगर ये मिला देंगे तो ये बैठता है 43%। तो अमित शाह के बयान को ध्यान से समझिए, वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन अगर एक मुश्त शेड्यूल्ड कास्ट चला गया मायावती जी के पीछे तो उसमें बीजेपी को नुकसान हो सकता है। बीजेपी को नुकसान, प्रॉब्लम है।
अच्छा, वो चाहेंगे बहुत ही बारीक डिस्टिंक्शन कि देखिए आप जाटव ले जाइए, आप मुस्लिम वोट ले जाइए, लेकिन नॉन जाटव वोट हमारे लिए छोड़ दीजिए। तो बिल्कुल। वो आइडियल सिचुएशन बीजेपी के लिए ये हो। अब बताइए 2012 में राजनीतिक दलों की क्या स्थिति थी, कितने % उनको वोट मिला था, 2017 से कैसे भिन्न था? जी, तो अगर हम 2012 और 17 की स्थिति देखें तो 12 में यहां पर समाजवादी पार्टी 39 सीटें लेकर आई थी, 31% वोट शेयर लेकर। बसपा 12 सीटें, 26% वोट शेयर लेकर। कांग्रेस 15% वोट शेयर लाकर 3 सीटें। भाजपा 13% वोट लाकर 4 सीटें, और अन्य के खाते में आए 15% वोट और 1 सीट। 17 में भाजपा का एक फिनोमिनल हम राइज देखते हैं, जहां उनका वोट शेयर 13% से 41% हो जाता है, और सीटें 4 से 51। 4 सीटों से, मैं फिर से कह रहा हूं, 51, 13 फोल्ड राइज। और समाजवादी पार्टी की जो सीटें हैं वो 39 से घटकर 4, कांग्रेस की 3 से घटकर 2, बीएसपी की 12 से घटकर 2, और अन्य के खाते में कोई सीट नहीं आती। वोट शेयर के हिसाब से बीजेपी का वोट शेयर 17 में 41%, कांग्रेस और सपा का मिला के 29%, आरएलडी यहाँ पे कुछ कर नहीं पाती, बसपा 22% और अन्य के खाते में 6.5%। एक बार फिर देखेंगे कि बसपा का कोर वोट इंटैक्ट रहता है, केवल 4% की गिरावट रहती है। लेकिन जो सपा कांग्रेस के खेमे से जो गिरावट है वो 46% से गिरकर 29%, और अन्य के खाते से 15% से गिरकर 6.5%। तो जो भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का वोट शेयर था उसमें से एक बहुत बड़ा चंक 12 में से वो 17 में बीजेपी की तरफ आ जाता है। बट कार्तिक, जरा हमारे दर्शकों की बात समझाने की कोशिश करिए कि 27% दलित होने के बावजूद भी बीएसपी 2012 में भी और 2017 में ये समाजवादी पार्टी से उसका वोट शेयर कम रहता है, सीटें भी उसकी कम रहती है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह कि उसका वोट शेयर कम रहता है। तो ये समाजवादी पार्टी को वोट कहां से मिल रहा है इस इलाके में? क्योंकि समाजवादी पार्टी 2012 में 31% के आसपास है, सपा कांग्रेस मिला दे तो 29% के आसपास है, विच इज अ बल्क ऑफ वोटर्स। ये उसको कहां से वोट मिल रहा है इस इलाके में? नहीं, अगर हम इसको ऐसे देखिए, सपा और कांग्रेस का 12 में मिला के 46% है, और 17 में आके ये गिरकर 29% हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर यादव वोट भी है, यहाँ पर मुस्लिम वोट भी है, और ऐसा नहीं है कि कोई भी जाति जब किसी पार्टी की तरफ जाती है तो वो पूरी की पूरी उस जाति की तरफ, उस पार्टी की तरफ मुड़ जाती है। तो सपा का फिर भी एक बेस उस इलाके में था, और 29% को आप मतलब आप खुद ही समझ जाएंगे कि यादव वोट, मुस्लिम वोट, अन्य ओबीसी वोट, थोड़ा सा आप अपने कैंडिडेट के बल पर अपर कास्ट वोट भी ला सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप 29% पर कांग्रेस और सपा मिलाकर टिक जाते हैं। लेकिन जो ये हेडलाइन नहीं है, हेडलाइन है जो गिरावट है कि 46% आपका जो 12 में था मिलाकर कांग्रेस सपा का, वो गिरकर 29%। और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहता है वो नॉन यादव ओबीसी का रहता है। मसलन कुर्मी, मसलन लोध तो खैर बीजेपी के साथ ही रहते हैं, पर कुर्मी, मौर्य, शाक्य, बघेल, पाल, ये जो जातियां हैं, निषाद, ये जो जाति, राजभर, ये जातियां बीजेपी की तरफ ग्रेविटेट करती हैं, और इसलिए एक बहुत काफी अच्छा फॉल आता है। और साथ में जो कंसोलिडेशन अपर कास्ट की होती है बीजेपी के पीछे, जो कि साथ में मायावती जी के साथ जाते हैं, कुछ हद तक 12 में बढ़ जाते हैं, सपा के साथ भी कुछ जाते हैं, लेकिन 17 में आते आते अपर कास्ट की भी बहुत भयंकर कंसोलिडेशन बीजेपी के पीछे हो जाती है। तो ये सब इस गिरावट के कारण है। इसमें जो आपने 2012 में दिखाया कि अन्य के खाते में 15%, यानी फ्लोटिंग वोटर्स 2012 में 15%, जो घट के 6.4% हो जाते हैं, यानी 8% जो फ्लोटिंग वोटर्स था, जिसकी कोई पॉलिटिकल पार्टी से किसी लॉयल्टी नहीं होती है, वो बीजेपी से जुड़ जाता है। क्या ये जो 8% है, ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है इस बार? हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। देखिए, हम देख रहे हैं कि जो बीजेपी वोट अक्वायर हुआ पिछली बार, उसमें से कुछ वोट आज भी उनके साथ लगा हुआ है। वो ये कहकर लगा हुआ है कि आपने हमारा ख्याल रखा, आपने हमको वो तरजीह दी जो शायद किसी और ने नहीं दी। लेकिन कुछ वोट ऐसा भी है जो आ तो गया, लेकिन अब उसको मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है। मसलन कह रहे हैं कि कुछ इलाकों में मौर्य शाक्य में टूट है, कुछ इलाकों में कुर्मी में टूट है, लेकिन अगर आप नीचे की जातियों पे जाएं, जो निचली ओबीसी है या जो निचली शेड्यूल्ड कास्ट है, वो अभी भी बीजेपी के साथ लगी हुई है। तो खतरे की घंटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कि फील्ड मैनेजमेंट बीजेपी की कैसी रहती है। कैसा 2022 में आपको क्या लग रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये जो अवध का इलाका है, ये इलाका बीजेपी के लिए बेहतर साबित हो सकता है, समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अच्छा नहीं साबित हो सकता।
देखिए, मुझे लगता है कि एक तो अगर हम तराई से शुरू करें, वहां पर पीलीभीत और खीरी के अपने फैक्टर्स हैं जो शायद गठबंधन को फेवर कर सकते हैं। सीतापुर जो मैं रिपोर्ट सुन रहा हूं वो गठबंधन के लिए सही जा रहा है। हरदोई ऐसा लग रहा है, क्योंकि जैसा कि आपको मैंने कहा नरेश चंद्र अग्रवाल हैं, तो उनका इन्फ्लुएंस अभी भी हरदोई में है, वहां पर उनके लिए स्थिति ठीक ठाक लग रही है बीजेपी के लिए। लखनऊ में जैसा कि आपको मैंने कहा, ये काफी डिपेंड करेगा कि पारसी वोट किसकी तरफ जाता है। और कांग्रेस का जो आखिरी गढ़ है रायबरेली, उस पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या वो फिर से एक बार कांग्रेस के साथ जाता है, या इस बार वो सपा या बीजेपी में ऑल्टरनेटिव ढूंढता है? वहां पर एक डिफेक्शन हुआ है, अगर आपको याद होगा। अखिलेश सिंह जो कांग्रेस के बड़े लीडर हुआ करते थे, उनकी जो सुपुत्री हैं अदिति सिंह, वो एन मौके पर चुनाव से पहले वो चली गई हैं बीजेपी में। हालांकि उनकी कांग्रेस से खटपट चली रही थी काफी समय से, तो वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सीट रहेगी। तो इस चुनाव में काफी सारे इंटरेस्टिंग किरदार हैं, काफी इंटरेस्टिंग बेल्ट है। और एक जो एक बुंदेलखंड का जिला जा रहा है, वहां पर हम कह ही रहे हैं कि भाजपा को बुंदेलखंड में बेनिफिट है। तो कुछ देखिए, मेरा तो ये मानना, जब तक मैं फील्ड पे ना हूं, मैं प्रिडिक्शन नहीं करता, मैं लोगों से बात कर रहा हूं, तो मैं आपको समीकरण समझा सकता हूं, लेकिन फाइनल मौके पर वोटिंग कैसी होगी इस पर कहना कुछ भी बहुत मुश्किल है। आई रेस्पेक्ट दैट कार्तिक, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।